Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to continue our topic chapter जो हमारा ongoing चल रहा था पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर। आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डू। देखो, थायराइड ग्लैंड हमारे पास एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो कि जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे एकदम बटरफ्लाई शेप की तरह, इसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये नेक रीजन में मौजूद होता है। आपका जो साउंड बॉक्स जिसे आप लैरिंग्स कहते हो, ये उसके नीचे होता है। तो ये है लैरिंग्स, ठीक है, और ये रहा थायराइड ग्लैंड, सही है। और थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये ट्रैकिया है जिसे आप वेंट पाइप कहते हो, सही है। ट्रैकिया क्योंकि एंटीरियर साइड पे होता है, हमारी नेक के पीछे वाली तरफ क्या होता है, एसोफेगस होता है। ये इतनी बात सबको क्लियर है। एसोफेगस बोले तो हमारे पास फूड पाइप को हम एसोफेगस कहते हैं। अब थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ, सही है, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे पीछे की तरफ, आप यहाँ पे नहीं देख सकते, इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ तो यहाँ पे समझ लो ये पोस्टीरियर साइड है इसी थायराइड ग्लैंड का। यहाँ पे इस तरीके से फर्दर डॉट लाइक 4 स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। कहाँ पे? पोस्टीरियर साइड पे ऑफ थायराइड ग्लैंड। इन्हें आप पैराथायराइड ग्लैंड कहते हो। दिस इज 4 इन नंबर्स। इसकी शेप पी शेप्ड होते हैं, ये बिल्कुल मटर के दाने की तरह। अब ये हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बाद। तो अभी लेट्स जस्ट स्टिक बाय थायराइड ग्लैंड। तो इतनी बात समझ आ गई, थायराइड ग्लैंड एंटीरियर साइड ऑफ नेक पे है, लैरिंग्स के नीचे है, ठीक है। कैसा है, शेप कैसी है, बटरफ्लाई शेप्ड है। जैसे आपसे शेप्स कभी कभार पूछ सकते हैं। एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल प्लासेंटा है। अभी ये जो 2-3 कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं ना, इनकी शेप पता होनी चाहिए। जैसे प्लासेंटा की शेप क्या होती है, इसकी शेप होती है डिस्क शेप भी कह सकते हो आप, डिस्कॉइडल शेप भी कह सकते हो, डिस्कॉइड शेप भी कह सकते हो, सही है। तो इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड की, चलो आपको शेप पता है, बटरफ्लाई शेप्ड होता है। और इसके कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं, दिस एंड दिस। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइलोब्ड। इट्स अ बाइलोब्ड ग्लैंड। इसके बारे में एक ये खास बात है कि हमारी बॉडी का वाहिद ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशन को तकरीबन 100 दिन तक स्टोर कर सकता है। बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं वो अपना हार्मोन बनाते हैं, सिक्रीट करते हैं और स्टोर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन थायराइड ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को अप टू 100 डेज तक स्टोर कर सकता है। सो ये इसकी स्पेशलिटी आप बोल सकते हैं, ये है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है 3 हार्मोन्स जिन्हें हम कहते हैं T3, T4 और कैल्सीटोनिन, सही हो गया। ये जो कैल्सीटोनिन है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की। वैसे कैल्सीटोनिन का काम होता है कैल्शियम लेवल को बैलेंस करके रखना ब्लड में। अभी हमारा फोकस रहेगा T3 और T4 पे। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया, अब हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर इसके स्ट्रक्चर वगैरह की बात करें और इंट्रोडक्शन, जो कि यहाँ पे अभी मैंने लिखा हुआ भी है, सो इट विल बी मोर ईजियर। पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी टॉपिक एंड उसके बाद हम लोग जितना भी इसके रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होगा, जो कुछ अच्छी बुक्स से ली हुई लाइन्स होंगी या कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शायद लेक्चर में मिस हो जाता है, वो हम लोग इस तरीके से रिटन फॉर्म में पहले ही अपने पास रख लेंगे हम, ठीक है। सो थायराइड ग्लैंड हमारे पास एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो कि फ्रंट ऑफ नेक, मैंने बताया, मैंने कहा कि एंटीरियर साइड, इन्होंने यहाँ पे लिखा है फ्रंट साइड, एक ही बात है, सही है। कहाँ पे होता है, ये भी मैंने आपको चीज़ बताई कि आपका जो वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स है उसके बिल्कुल नीचे, इसके बिल्कुल नीचे। It is one of the largest endocrine glands in the body and plays a very important role in regulating metabolism. Metabolism को maintain करने में, BMR maintain करने में, growth करवाने में ये बहुत ही important organ है। खासकर growth के लिए thyroid hormones बड़े important हैं। हमने थोड़ा सा पीछे चले जाओ,
ग्रोथ हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा था जब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक हार्मोन पढ़ा था सबसे पहले वो था ग्रोथ हार्मोन। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो वो भी सुन लो कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है ग्रोथ करवाना। ग्रोथ हार्मोन का नाम है सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन सिक्रीट होता है कहाँ से? दिस इज रिलीज्ड और सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सही है। इसको स्टिमुलेट कौन करवाता है? इसको स्टिमुलेट करवाता है ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है और इसको स्टिमुलेट करवाता है, यानी कि निकलवाता है। ये जो सोमैटोट्रोपिन है ये ग्रोथ में काम करता है। ठीक है, ग्रोथ का मतलब है यानी कि मसल्स का बोन डेंसिटी बढ़ाना, बोन्स की ग्रोथ करवाना, मसल्स को हैवी करना, ये जो सारी ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें, हाइट बढ़ना, तो ये सोमैटोट्रोपिन करवाते हैं। लेकिन सोमैटोट्रोपिन अकेला ही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ग्रोथ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले सोमैटोट्रोपिन, इसी तरीके से कहने का मकसद ये था कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका बहुत बड़ा रोल होता है ग्रोथ में। ठीक है, अगर थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी है, हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तो इससे कुछ डिजीज़ हो सकती हैं जहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती अगर T3 T4 इनफ नहीं है तो। ठीक है, जैसे कि क्रिएटिनिज्म एक कंडीशन बच्चों में होती है जब ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये इनकी डेफिशिएंसी होती है। खैर, इसके 2 लोब्स होते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं बाइलोब्ड। ठीक है, और ये दोनों लोब्स जो हैं वो एक इस तरीके के स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं इस्थमस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? इस्थमस। ठीक है, ये एक हाईली वेस्क्यूलर का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि इसके पास रिच ब्लड सप्लाई है। सही हो गया। अब हम बात करते हैं इसके हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया ये 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 T4 और कैल्सिटोनिन। अब हम इसका काम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है T4 का दूसरा नाम है थायरॉक्सिन और T3 का दूसरा नाम क्या है? ये हो गया थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन। और दूसरा हमारे पास जो हार्मोन है वो है T3। ये T4 इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थायरॉक्सिन। T3 को हम लोग ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं और कैल्सिटोनिन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले अगर हम बात करें थायरॉक्सिन की और ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी कि T3 की, इतने इससे अब मैं सिर्फ T3 और T4 कहूँगी, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अच्छा, थायरॉक्सिन T4 की बात हो रही है। ट्राई का मतलब 3, आयोडो यानी कि आयोडीन के मॉलिक्यूल्स की। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं इनकी प्रोडक्शन के लिए आयोडीन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आयोडीन का डाइट में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो भी डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स को लीड कर सकती है। ठीक है, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये हार्मोन्स ये कंट्रोल करते हैं कि कितना जल्दी सेल्स एनर्जी यूज़ करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद T3 और T4 ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों में ज़्यादा पोटेंट कौन है यानी कि ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो T3 इज़ मोर पोटेंट देन T4। सो T3 इज़ मोर पावरफुल। T3 के पास 3 आयोडीन के एटम्स होते हैं और T3 ज़्यादा, ये बात आ गई पावरफुल की, पोटेंट या फिर एक्टिव आप कह सकते हो। सही है, इन हार्मोन्स को आयोडीन चाहिए होता है फॉर देयर सिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन आप कह सकते हो। सही हो गया। रही बात कैल्सिटोनिन की, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो हमारे पास उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो सिक्रीशन है वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल करता है और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सही है। हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है थायरोट्रॉप्सिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास रिलीज़ करता है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये TSH एक्ट करता है किस पे, ये आपका आ गया थायराइड ग्लैंड, और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है T3 और T4। तो इस तरीके से ये नेगेटिव फीडबैक पे काम करता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि अगर TSH की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये जाके हमारे पास एक्ट करेगा किसके ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और वहाँ से T3 T4 निकलेगा। अब जैसे ही T3 T4 की प्रोडक्शन होगी, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, तो अब इसको स्टॉप करने के लिए T3 T4 इनहिबिट करता है TSH को। सही है। तो ये नेगेटिव फीडबैक, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, अब इसको ये कम करेगा, इसको कम करेगा। एक ज़्यादा है, दूसरा कम होगा। ठीक है। क्योंकि अगर देखो, अगर आप सोच के, ये सारी बातें हमने पिट्यूटरी वाली वीडियो में डिस्कस की थी। सही है। क्योंकि ये जितने भी आपके पास हार्मोन्स हैं, इन सब को पढ़ने से पहले आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत क्लियर होना चाहिए, उसके हार्मोन्स अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, हमारे पास सोच के देखें, T3 T4 को अगर कोई इनहिबिट ही नहीं करेगा तो ये इसकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बॉडी में, जो कि सही बात नहीं है। तो इसको इनहिबिट कौन करवाएगा, ये खुद अपने आप को इनहिबिट करवाते हैं। कैसे, ये जाके एक्ट करते हैं TSH के ऊपर, उसको रोकते हैं। जब TSH रुक जाएगा तो फिर थायराइड ग्लैंड पे कोई स्टिमुलेट करवाने वाला नहीं है, तो T3 T4 की क्वांटिटी भी मेंटेन हो जाएगी, रुक जाएगी। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो भी 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे दिमाग में यहाँ पे आ रहे हैं। एक बात तो आपको समझ आ गई कि हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना, इसका काम होता है। BMI को मेंटेन करना, ATP की प्रोडक्शन करवाना। सही है। इसके अलावा हार्ट रेट को बढ़ाना। हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, उससे आप कहते हैं नॉन शिवरिंग हीट। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मेटाबॉलिज्म मेंटेन करवाने में थायराइड ग्लैंड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हो चैप्टर का, तो वहाँ पे आपको पता लगता है कि वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक होता है, मैंने भी पढ़ाया था आपको, कि हम वहाँ पे हार्मोन्स की कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने देखा था कि जो T3 और T4 है, ये हमारे पास कैसे हार्मोन्स है, ये कौन बनाता है, तो ये प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है। ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड से ड्राइव्ड होता है जिसका नाम है टायरोसिन। कौन से अमाइनो एसिड से ड्राइव्ड होते हैं, ये टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से कंपाउंड बनता है, जिसको हम बोलते हैं कैटिकोलामाइन। ठीक है। कैटिकोलामाइन इज टायरोसिन का एक डेरिवेटिव, और यही T3 T4 इसी कंपाउंड से बने हुए होते हैं, जो कि टायरोसिन का एक डेरिवेटिव है। टायरोसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। तो ये कैसे हार्मोन्स हुए, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हुए। सही है। उसके बाद हमने देखा था कि हार्मोन्स का नेचर कैसा होता है जब वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाते हैं। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैं रिविजन के लिए आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो मैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेन शायद ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैं जस्ट मेंशन कर रही हूँ। ठीक है। और अगर समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड। सही है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाना चाहिए। इनकेस अगर आप पहली बार ये बात पढ़ रहे हो टायरोसिन क्या है, कैटिकोलामाइन क्या है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इनकेस अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा। ओके, वेल हम बात कर रहे थे हार्मोन्स किस तरीके से सेल पे एक्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक सेकेंडरी
मैसेंजर की हेल्प लेते हैं और फिर वो किसके सेल के अंदर जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था CAMP, ठीक है, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन जो लिपिड हार्मोन्स होते हैं, लिपिड से बने हुए जो हार्मोन्स होते हैं, ये वाले जो हार्मोन्स हैं जिन्हें आप स्टेरॉइड्स भी कह सकते हो, ये हार्मोन्स को किसी भी कैम्प की, किसी भी सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और इनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। क्योंकि ये लिपिड से बने हुए हैं तो सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड से बनी हुई होती है, तो ये से क्रॉस कर सकते हैं, किसी मैसेंजर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन क्या थी? एक्सेप्शन थी T3 और T4 की। ये कैटेकोलामाइन से बने हुए होते हैं, कि इनको सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ये प्रोटीन से बने हुए हार्मोन्स हैं, सही है। तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी। उसके बाद हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, या तो थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा T3 T4 की प्रोडक्शन कर दे, यानी कि हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर यानी कि मोर ओवर सिक्रीशन हो जाए अगर थायराइड हार्मोन्स की, तो क्या होगा? हाइपो यानी कि अंडर सिक्रीशन हो जाए। तो इन दोनों केसेस के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? मेन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें आपको याद होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे साथ साथ खुद से भी लिखती जाऊँगी, ठीक है। तो देखें, या तो ओवर सिक्रीशन की पॉसिबिलिटी है या तो अंडर सिक्रीशन की। सबसे पहले बात करेंगे अंडर सिक्रीशन यानी कि हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म के केस के अंदर क्या होता है, तो कोल्ड इनटॉलरेंट बॉडी हो जाती है, यानी कि सर्दी लगने लगती है, शिवरिंग होने लगती है, मेटाबॉलिक रेट। अब ये जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कम या ज़्यादा, तो कम होता है। वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है। तो अब देखो कोल्ड है तो मेटाबॉलिज्म क्योंकि कम हो गया है, बॉडी काम नहीं कर रही, पसीना नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे वेट गेन होगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए भी यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो ये इसके बाद हमारे पास कुछ और पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाएगा यहाँ पे, सही है। उसके बाद कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, सब नॉर्मल टेम्परेचर है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, ब्रिटल नेल्स एंड हेयर, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना, ठीक है, भूख ना लगना। और ये आपको याद होना चाहिए कि अंडर सिक्रीशन में क्या होगा, अंडर सिक्रीशन यानी कि हाइपोथायराइडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंट बॉडी हो जाएगी और वेट क्या होगा, वेट गेन होगा। जबकि ओवर सिक्रीशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट इंटॉलरेंट हो जाएगी बॉडी, सही है, हीट इंटॉलरेंट हो जाएगी बॉडी। उसके बाद यहाँ पे वेट क्या होगा, वेट लॉस होगा। दोनों कंडीशंस क्या है, ऑपोजिट है। सही है। अगर यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया तो यहाँ पे ट्रैकीकार्डिया होगा। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड क्या होगा, एनलार्ज्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास वेट क्या होगा, वेट लॉस होगा। मसल का जो वेट है वो भी क्या होगा, वो भी लॉस होगा। अगर आप यहाँ पे इसकी देखो, यहाँ पे इस बंदे का वेट लॉस हुआ है, सो बहुत ही अच्छे से इन्होंने दिखाया हुआ है कि इसकी पैंट्स इतनी लूज हो गई थी बिकॉज ऑफ द वेट लॉस। तो देयर इज़ अ पिन ओवर देयर, इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो ये थी कुछ चीज़ें। उसके बाद हमारे पास मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी। देखें, हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया जो थायराइड हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए आपको आयोडीन की ज़रूरत है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ पे कंडीशन जिसे आप गॉइटर कह सकते हो वो हो सकती है। यहाँ पे क्या होता है, गॉइटर में एनलार्ज्ड नेक कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड क्या हो गया, बिल्कुल स्वेल हो गया। यहाँ पे
ये हम नहीं कह सकते। देखो यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को समझना, अगर वो कहे क्वाइटर में T3 T4 की डेफिशिएंसी होती है प्राइमरीली, तो ऐसा नहीं होता। क्वाइटर में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, सही है, इसकी डेफिशिएंसी होती है। होता क्या है कि जब आयोडीन कम होने लगता है तो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि आयोडीन कम हो गया तो जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं वो बहुत कोशिश करते हैं T3 T4 बनाने की, तो उसकी प्रोडक्शन करने के लिए दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ फोर्स एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो इसीलिए इन रिजल्ट वो स्वेल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग इवन मोर T3 एंड T4, सही है, दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर T3 एंड T4। तो डेफिशिएंसी नहीं हो रही इनकी, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है डाइट के अंदर, तो आयोडीन का बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन जिसे आप कहते हो क्रेटिनिज्म, इसमें क्या होता है, ये बच्चों में होता है। क्रेटिनिज्म क्या है, जब बच्चों के अंदर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, तो इसे आप क्रेटिनिज्म कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो बच्चे हु आर बोर्न विथ हाइपोथायराइडिज्म, उनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, और फ्रॉटीड्यूटेड टंग का मतलब ये है कि उनकी इस तरीके से ज़बान जो है वो बाहर निकली हुई है, सो आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कहा आपसे जो क्रेटिनिज्म है ये आप कह सकते हो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड इंटॉलरेंट होगा, वेट गेन होगा, तो इसीलिए जो इस तरीके मतलब जो क्रेटिनिज्म से सफ़र करने वाले जितने भी लोग होंगे उनका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत आपको दिख रहा है आसानी से कि वेट गेन हुआ है, सही है। एनीथिंग एल्स, एक और टर्म है यहाँ पे मिक्सिडेमा। मिक्सिडेमा क्या है, एडल्ट्स के अंदर एक कंडीशन जहाँ पे T3 और T4 की डेफिशिएंसी हो। सही हो गया, आई थिंक वी आर गुड टू गो। अभी मैं यहाँ पे सारी जो डिजीज़ हैं वो हम एक करके देख लेते हैं एंड देन वी आर डन। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है पैराथायराइड हार्मोन एंड देन पेनक्रियास, फिर एड्रीनल ग्लैंड, इस तरीके से करके। अच्छा, क्रेटिनिज्म में मैंने आपको बताया कि कैसी कंडीशन है, हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अंडर एक्टिव या फिर आप कह सकते हो अंडर सिक्रीशन होगी थायराइड हार्मोन्स की, और ये बच्चों में होता है, इन्फेंट्स या फिर एडल्ट्स यानी कि बेबीज या और चिल्ड्रन। फिजिकल ग्रोथ कैसी हो जाती है, स्टंटेड रुक जाती है, मेंटल रिटार्डेशन, पफी फेस एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ठीक है, और डिलेड प्यूबर्टी। उसके बाद इट इज़ प्रिवेंटेबल अगर इसका डायग्नोसिस अर्ली एज में हो जाता है, यानी कि अर्ली एज नहीं, आप कह सकते हो कि अर्ली स्टेजेस में हो जाता है, और अगर आयोडीन रिच डाइट का इस्तेमाल किया जाए। फिर हमारे पास मिक्सिडेमा, ये भी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, लेकिन एडल्ट्स के अंदर यहाँ पे वेट गेन देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ दिस इज़ इंटरेस्ट, यहाँ पे है तो हाइपोथायराइडिज्म लेकिन वेट गेन की कंडीशन, ओके नो आई एम सॉरी, मुझे लगा वेट लॉस लिखा हुआ है। हाँ, हाइपोथायराइडिज्म है तो यहाँ पे वेट गेन ही होगा डेफिनेटली, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये वेट गेन की कंडीशन दिखाई हुई है। उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म में क्या था, कोल्ड इंटॉलरेंट थी बॉडी, पफी फेस, फटीग, वही सेम कंडीशन है, हेयर लॉस, ड्राई स्किन। ग्वाइटर में क्या होता है, इट्स आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है जिसमें थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है। अच्छा, ग्वाइटर की फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, सिंपल ग्वाइटर जिसको आप एंडीमिक ग्वाइटर कहते हो, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। फिर एक टॉक्सिक ग्वाइटर होता है जो कि थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी से होता है। उसके बाद है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ ये हमारे पास है हाइपरथायराइडिज्म की, ये अब आपने जितनी भी पढ़ी ये क्या थी ऊपर वाली, ये हाइपोथायराइडिज्म की एग्जाम्पल्स थी। ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, ये हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन, यानी कि यहाँ पे बॉडी कैसी होगी, हीट इंटॉलरेंट होगी, वेट लॉस होगा।
ये कैसा डिसऑर्डर है जहाँ पे बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मिमिक करते हैं। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, एंग्जाइटी, एक्सोथैलेमस यानी कि बल्जिंग आइज, स्वेटिंग होने लगती है, रैपिड हार्ट बीट। तो आपने जस्ट याद रखना है कि भाई ये हमारे पास हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन है।